वो कैसे है, एक अनुच्छेद हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 243L। उसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, उसमें यह लिखा हुआ है कि संघ शासित प्रदेशों में थोड़ा सा अगर बाय मिस्टेक कुछ गलत हुआ हो या फिर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार देख लो। मैंने कल एक अनुच्छेद डिस्कस किया था, अनुच्छेद 243L। इस एल में लिखा है कि संघ शासित प्रदेशों में पंचायत लागू होगी। ठीक है, ये बात लिखी थी। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत को लागू करने की बात कहां कही गई? अनुच्छेद 243 के एल में कही गई थी। अब इसमें एक बात और आपको समझनी है क्या, कि जैसे कि राज्य में जो कार्य राज्यपाल करता है, केंद्र शासित प्रदेश में अगर राज्यपाल नहीं है तो प्रशासक करेगा। जो कार्य राज्य में राज्यपाल करेगा, केंद्र शासित प्रदेश में कौन करेगा बच्चों? प्रशासक करेगा। और जो कार्य राज्य की विधानमंडल करेगी, वो कार्य आपके यहाँ संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति या आप कह सकते हो संसद के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत होगी। इसमें एक दिल्ली है जिसमें पंचायत विशेष के यह नियम कायदे कानून जो है वो लागू नहीं होते हैं। ठीक है ना, पंचायत के जो नियम कायदे कानून में संघ शासित प्रदेश के लिए जो ये नियम कायदे कानून बने हैं ना, संघ शासित प्रदेशों के लिए। हालांकि दिल्ली भी एक संघ शासित प्रदेश ही है, परंतु दिल्ली में इस संघ शासित प्रदेशों के जो बनाए गए नियम है वो लागू नहीं होते हैं। ठीक है ना, कल मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट, हो सकता है थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब आपको कर दिया हो या थोड़ा सा इसको डिस्कस करना बाकी था। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल आप ये कह सकते हो केंद्र सरकार करेगी, सही कह रहे हो। तो इस पॉइंट को क्लियर, ठीक है। आज भी जैसे संघ शासित प्रदेश को अपन थोड़ा सा और देख लेंगे। चलो, पहली बात दिमाग में क्लियर रखना, मैं आज आपका जो नगरीय स्वशासन जो चैप्टर है वो हम लगभग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हो सकता है हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको कही थी कि कल हम एक चार्ट बनाने वाले पंचायत को आपको समझाने के लिए, जिससे इससे बेसिकली होगा ये कि पंचायत जो राजस्थान विशेष में है या फिर अन्य भी अगर देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों में भी कुछ हद तक समानता है, कुछ हद तक क्या है, अलग है। देखो, सबसे पहले मैं अगर इस चार्ट की बात करती हूँ तो इस चार्ट में हम बात करेंगे आधार। थोड़ा और ऊपर लिख दूं, चलो इतना ठीक है। आधार, एक बात करेंगे अपन ग्राम पंचायत की। ठीक है, इधर हम बात करेंगे पंचायत समिति की। जहां तक मुझे पता है ये चार्ट देखो सब बच्चों ने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा। और देखो इस चार्ट से समझाना क्या है, बहुत ही आसान हो जाता है टीचर के लिए भी और आपको लोगों को समझने के लिए भी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मतलब यहां मैं लूंगी क्या आधार होने चाहिए, जनसंख्या है, या मैं जिस बारे में भी बात करूंगी वो यहां लिखूंगी। और उसके संदर्भ में पंचायत में क्या होता है, पंचायत समिति में क्या होता है और जिला परिषद में क्या होता है, हम अलग अलग लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो स्थापना, इनकी स्थापना कैसे होती है। देखो, राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र जारी करके ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। मतलब इतने दूर के एरिया में ये पंचायत होगी, इस एरिया में ये पंचायत होगी, तो राजपत्र के द्वारा स्थापना की जाती है। पंचायत समिति की भी स्थापना कैसे होती है, राजपत्र जारी करके। परंतु जिले तो पहले से ही बने होते हैं, तो जिलों के लिए कोई भी राजपत्र या घोषणा जारी नहीं करनी होती है। तो ग्राम पंचायत के लिए राजपत्र घोषणा जारी होगी, पंचायत समिति के लिए घोषणा जारी होगी और जिला परिषद के लिए जिले के लिए कोई घोषणा जारी नहीं होगी। आगे देखो, दूसरी हम बात करते हैं क्षेत्र विशेष की। तो अगर ग्राम पंचायत का देखा जाए तो ग्राम पंचायत का क्षेत्र क्या है, गांव होंगे। ठीक है, और अगर हम पंचायत समिति का क्षेत्र देखें तो पंचायत समिति का क्षेत्र होगा ब्लॉक और जिला परिषद का क्षेत्र होगा जिला परिषद का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, जिला। तीसरी बात हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की। ठीक है, तीसरी बात किसकी करते हैं, जनसंख्या की। अब जनसंख्या में यहाँ क्या करना है आप लोगों को, देखो 3000 के ऊपर, ठीक है, 3000 पर 9 वार्ड या 9 सदस्य, यूं कह सकते हो। 3000 पर कितने होंगे, 9 वार्ड होंगे या 9 सदस्य होंगे। और प्रति 1000 पे
प्रति 1000 पे, ठीक है, प्रति 1000 पे 2 सदस्य, सॉरी, प्रति 1000 पे 2 सदस्य या 2 वार्ड और बन जाते हैं। ये जनसंख्या के आधार पर बंटवारा चल रहा है कि 3000, ठीक है ना, प्रत्येक 3000 में आपको क्या मिलेंगे, 9 वार्ड मिलेंगे और या फिर सदस्य मिलेंगे, जितने वार्ड उतने सदस्य, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर प्रति हजार पर आपको कितने मिलेंगे, अगर प्रति 1000 बढ़ जाए तो 2 सदस्य या 2 वार्ड और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला, अगर मैं पंचायत समिति की बात करूं, तो यहां क्या ध्यान रखना है, 1 लाख पर 15 वार्ड कह लो चाहे 15 सदस्य कह लो, एक ही बात है, फिर ध्यान रखना 1 लाख पर 15 वार्ड होंगे 1 लाख की जनसंख्या पर, और 15,000 की जनसंख्या पर 2 सदस्यों में क्या हो जाएगी या 2 वार्ड में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। 15,000 की अगर जनसंख्या है तो उस आधार पर देखा जाए तो 2 वार्ड की बढ़ोतरी हो जाएगी। और 4 लाख पर 17 वार्ड, और प्रत्येक 1 लाख पर 2 वार्ड की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है ना। 15 बिल्कुल 1 लाख पे 15 वार्ड, 15,000 प्रति 15,000 पर बढ़ने पर 2 वार्ड की बढ़ोतरी हो जाएगी। और 4 लाख, ठीक है, 4 लाख पे 17 वार्ड होंगे और 1 लाख की बढ़ोतरी होने पर बच्चों क्या हो जाएगी, 2 वार्ड की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। चौथी अगर हम बात करते हैं तो मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगी, बाकी जैसे हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, अगर अदर स्टेट का बच्चा देख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ नहीं करें, सिंपल सी आपकी जो राज्य की जो पंचायत है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको इनकी क्या मिल जाएगी, अलग अलग से संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। इतना आपको करना पड़ेगा। मैं राजस्थान की संख्या की बात कर रही हूं। राजस्थान संख्या में अगर मैंने जो आज के आंकड़े देखे, बिल्कुल आज लेटेस्ट के जो आंकड़े देखे, उन आंकड़ों के आधार पर 11,341 तो है ग्राम पंचायत, 352 है आपकी पंचायत समिति और 33 है आपके जिला परिषद, ठीक है। ये मैंने अभी आज के, जिसमें आप कह सकते हो 12 जून है क्या तारीख, 12 जून 2020 के जो आज के आंकड़े हैं वो ये हैं। ध्यान रखना इन आंकड़ों में परिवर्तन होता रहता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो इनके सदस्य कौन कौन होंगे, तो देखना ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच होते हैं, ठीक है। और इसमें सदस्य कौन होंगे, इसमें एक तो होंगे निर्वाचित सदस्य, ठीक है, एक तो होंगे निर्वाचित सदस्य प्लस होंगे पदेन सदस्य। पदेन सदस्यों का मतलब है जो पहले से पद पर है, पदेन सदस्यों का क्या मतलब है, जो पहले से पद पर है। और दूसरे इसमें ध्यान क्या रखना है, बिल्कुल सेम है, निर्वाचित सदस्य होंगे प्लस पदेन सदस्य होंगे। अभी बता देती हूं कि पदेन सदस्य कौन कौन होंगे। भाई जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है, भाई जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनकी तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि सदस्य होंगे। पदेन कौन कौन से होंगे, अब देखो इधर ही देख लो, पदेन की बात करते हैं तो यहां कोई भी पदेन नहीं होगा, ठीक है, यहां कोई भी पदेन नहीं होगा। और मैं अगर इस पदेन की बात करूं तो इसमें एक तो होंगे आपके पदेन कौन कौन होंगे, सरपंच और विधायक, सरपंच और विधायक पदेन होंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं जिला परिषद में जो पदेन की बात करते हैं तो जिला परिषद में जो पदेन सदस्य हैं वो है प्रधान, दूसरा है विधायक और तीसरा है सांसद। तीसरा कौन है, सांसद। ध्यान से सुनना, इसमें पदेन सदस्य है नहीं और इसमें ये 2 पदेन सदस्य होते हैं, इसमें ये तीनों पदेन सदस्य होते हैं। आगे चलो, अब अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की, ठीक है, अध्यक्ष की या राजनीतिक पद या राजनीतिक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कर लेते हैं। चलो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन कौन होंगे, तो आप ग्राम पंचायत में तो कह सकते हो सरपंच और उप सरपंच, सरपंच और क्या कह सकते हो, उप सरपंच। और यहां क्या कहोगे, प्रधान, उप प्रधान, और यहां क्या कहोगे,
जिला प्रमुख, अध्यक्ष को तो कहोगे जिला प्रमुख और उपाध्यक्ष को कहोगे उप जिला प्रमुख। उप जिला प्रमुख, ये पंचायती चल रही, ध्यान रखना अभी तक। 8वां, इनके बराबर सरकारी पद। सरकारी पद तो मुझे बताओ, ग्राम पंचायत में अगर मैं सरपंच के समक्ष देखूं तो सरपंच के बराबर सरकारी पद कौन सा मिलेगा? ग्राम सेवक, ठीक है। और पंचायत समिति में प्रधान के बराबर बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी या उपखंड अधिकारी आप कह सकते हैं, उपखंड विकास अधिकारी, उपखंड विकास अधिकारी। और इसमें आपका हो गया सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसमें कौन होगा? सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये सरकारी अधिकारियों के पद की बात की है मैंने। अब देखो यहां आ जाओ, चुनाव। अब चुनाव में ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं अध्यक्ष के चुनाव, तो अध्यक्ष सरपंच होता है और सरपंच का चुनाव राजस्थान में कैसा है? प्रत्यक्ष। अगर मैं बात करूं सरपंच के अलावा अन्य सदस्यों की, तो अन्य सदस्यों का भी चुनाव कैसा है? प्रत्यक्ष। अब ध्यान से सुनना आगे और बात, जो अध्यक्ष है, जो प्रधान है, वो किस प्रकार चुना जाएगा? अप्रत्यक्ष। और जो सदस्य हैं वो किस प्रकार चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष। सदस्य तो प्रत्यक्ष होंगे परंतु अध्यक्ष कौन होगा? अप्रत्यक्ष होगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो अध्यक्ष तो होगा आपका अप्रत्यक्ष और सदस्य आपका होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। एक बात और यही देख लो साथ में, शपथ। तो आपके जो ये सदस्य जो सरपंच होंगे, इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? जिसे आप पीठासीन अधिकारी कहते हो, निर्वाचन अधिकारी। शपथ कौन दिलाएगा? निर्वाचन अधिकारी। पंचायत समिति के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? बीडीओ। और इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? जिला प्रमुख और अन्य सदस्यों को जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर। अब मैंने आपको लगभग 10 प्रावधान बताए। अभी मुझे इसमें आपको त्यागपत्र बताना है, कार्यकाल बताना है, अन्य भी कुछ बातें बतानी है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया तो हम आगे चलें। पहली बात तो आज सब लोगों ने जनसंख्या बहुत कम कर रखी है, मुझे समझ में नहीं आया क्यों कर रखी है। क्लास को आज शेयर नहीं किया दिखता है आज, है ना? शेयर नहीं किया दिखता है। मुख्य रूप में इसी व्यवस्था में मिलता है। मैं एक बार इसको और रिपीट करती हूं और रिपीट करने के बाद हम आगे चलेंगे। स्थापना राजपत्र से होती है और उसकी स्थापना नहीं की जाती। क्षेत्र इसके गांव होते हैं, इसके ब्लॉक होते हैं, इसके क्षेत्र को जिला कहते हैं। जनसंख्या में ये 3000 पे 9 वार्ड है, इस पे 1 लाख पे 15 वार्ड है, 4 लाख पे 17 वार्ड है। अगर मैं राजस्थान संख्या की बात करूं तो राजस्थान में 11,351 है, पंचायत समिति 352 और जिला 33। ठीक है, सदस्य निर्वाचित पंच। सदस्य कौन होते हैं? निर्वाचित पंच। निर्वाचित सदस्य प्लस पदेन सदस्य। इसमें कौन है? निर्वाचित सदस्य प्लस पदेन सदस्य। आगे देखो, पदेन में यहाँ पदेन होते नहीं है। यहाँ 2 पदेन कौन है? एक सरपंच है, एक विधायक है। यहाँ एक प्रधान है, एक विधायक है, एक सांसद है। अगर मैं इसकी बात करूं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो सरपंच कहलाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाएगा उप सरपंच। यहाँ अध्यक्ष प्रधान है, उपाध्यक्ष उप प्रधान है। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। सरकारी पद है ग्राम सेवक का, यहाँ है बीडीओ का, यहाँ है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मैंने लिखा नहीं है, बोल रही हूं मैं। चुनाव में अध्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है, सदस्य प्रत्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हैं, यहाँ अध्यक्ष प्रत्यक्ष होते हैं, यहाँ अप्रत्यक्ष होते हैं, यहाँ सदस्य प्रत्यक्ष होते हैं। शपथ दिलाने वाले इन्हें निर्वाचन अधिकारी और उन्हें शपथ बीडीओ दिलाता है, उन्हें शपथ जिला कलेक्टर दिलाता है। कोशिश करना इसको नोटबुक में बना लो, इसका चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है ना, अपन आगे चलते हैं। इसमें 10 तक यहां तक समझ ली थी। आगे देखो, शपथ हो गई। अब अगर शपथ के बाद मैं बात करती हूं कार्यकाल की, तो आप सबको पता है कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष सबको पता है बेसिकली, ठीक है ना?
12वां बैठक। तो बैठक के लिए साफ कह दिया कि 15 दिन में एक बार होगी, और पंचायत समिति में 1 माह में एक बार होगी, और जिला परिषद में 3 माह में, ध्यान से सुनना, 3 माह में कितनी बार होगी बच्चों? एक बार होगी। ठीक है ना। मैं अगर इसकी बात करती हूं गणपूर्ति की, तो गणपूर्ति 1/3, ये ध्यान रखना बस, गणपूर्ति कितनी चाहिए? 1/3, 1/3। पंचायत, ग्राम पंचायत में 1/3, पंचायत समिति में 1/3, और जिला परिषद में भी कितनी चाहिए? 1/3। साहिल सैनी जी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं, आप कल की क्लास में होना चाहिए था आपको। चलो एक अंतिम पॉइंट और देख लो, त्याग पत्र। इसका अंतिम पॉइंट और क्या है? त्याग पत्र। बाकी मैंने ये लगभग सारे पॉइंट्स जो है वो कल की क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है। अब आपको मैडम इनकी कोई ट्रिक, तो इनकी ट्रिक मुख्य विशेष नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, त्याग पत्र को बस इतना ध्यान रख लेना, त्याग पत्र चाहे अध्यक्ष का हो, चाहे उपाध्यक्ष का हो, और अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो और सदस्य हो, 3 है, तीनों ही जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे बीडीओ को। तीनों त्याग पत्र किसको देंगे? बीडीओ को। ये ध्यान रखना है। इसमें अध्यक्ष है, सदस्य है। ठीक है, सदस्यों के साथ में उपाध्यक्ष भी इसी में शामिल कर लेना। अध्यक्ष जो प्रधान होगा वो त्याग पत्र देगा किसको? जिला प्रमुख को। ठीक है, और जो अन्य सदस्य होंगे वो त्याग पत्र देंगे प्रधान को। सदस्य त्याग पत्र किसको देगा? मैं यूं लिख देती हूं, जो प्रधान होगा, प्रधान तो त्याग पत्र देगा जिला प्रमुख को, और बाकी अन्य जो सदस्य है वो किसको देंगे? प्रधान को। क्योंकि प्रधान उनका, अभी जैसे लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं ना, वैसे ही ये प्रधान को देंगे सदस्य, और प्रधान जिला प्रमुख को दे देगा त्याग पत्र। और अगर बात करूं जिला प्रमुख की, तो जिला प्रमुख देगा संभागीय आयुक्त को। जिला प्रमुख त्याग पत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त को। और जो सदस्य हैं, जो जिला परिषद के सदस्य हैं, वो त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुख को। वो त्याग पत्र किसको देंगे? जिला प्रमुख को। ठीक है ना, यह क्लियर? ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। अब आपकी जो पंचायती राज है, ठीक है, अब जो पंचायती राज है वो कंप्लीट है मेरी तरफ से। मैंने इसमें हर पॉइंट को टच करने की कोशिश की है। बाकी अगर कांस्टेबल का बच्चा है तो ध्यान रखिए, इस चार्ट को स्पेशली बना ले और इस चार्ट को याद कर ले, इसको समझ ले। ठीक है ना, समझाने वाले पॉइंट्स मैंने कल भी डिस्कस किए, आज भी हो गया। अब आगे चलते हैं। ये पंचायत कंप्लीट है। अब चर्चा करेंगे स्थानीय आपके स्वशासन में नगरीय व्यवस्था की या नगरीय स्वशासन की। अब अगली बात किसकी करेंगे? नगरीय स्वशासन की। देखो, नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन। अब अगर हम नगरीय स्वशासन की बात करते हैं, नगरीय स्वशासन, अब समझो, सबसे पहले हम इसके इतिहास की बात करेंगे। इतिहास ही ले लेते हैं। सबसे पहले मतलब इस नगरीय व्यवस्था जो है या नगरीय स्वशासन है, ये धीरे धीरे भारत में कैसे कैसे विकसित हुई, हम इसके इतिहास के पहलू को पहले समझेंगे। ठीक है ना। देखो, इतिहास में 1687 में सबसे पहली आपकी जो नगरीय व्यवस्था है, ठीक है, सबसे पहली जो आपकी नगर निगम है वो मद्रास में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? कब स्थापित हुई थी? 1687 में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम को स्थापित किया गया था। मद्रास में जो था वो नगर निगम स्थापित किया था। अब जो बच्चे वीकेंड से, अभी तो कुछ बच्चे 1786 बोलेंगे, कोई ये बोलेंगे, नहीं लोकेश जी, आपने जहां पढ़ा है आपका सोर्स है, पर मैं जो तारीखें आपको मेंशन कर रही हूँ वो आप लक्ष्मीकांत किताब है, ठीक है ना, लक्ष्मीकांत की बुक है, उसमें आप देख सकते हैं, ऑथेंटिक बुक है। मैं इस बुक के अलावा दूसरी बुक रेफर कम करती हूँ। यूं मान के चलो, अगर कोई यूपीएससी भी दे रहा है, आईएएस लेवल का बच्चा भी दे रहा है, और अगर उसमें भी अगर ये डाउट होता है तो उस किताब को वरीयता या मान्यता है, यूं मान के चले आप,
ठीक है ना। तो ये आपको उसी में नहीं, और भी जैसे परीक्षा वाणी है, अन्य भी किताबें हैं, उनमें भी यही तारीख मिलती है। 1687 में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई, ठीक है। और सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना होने के बाद में 1726 में बंबई व कलकत्ता में भी नगर निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद समझो 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की थी, या आप यूं कह सकते हो ध्यान से सुनना, आपने एक पॉइंट पढ़ा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वो बलवंत राय मेहता समिति से जुड़ा हुआ है। यहां नगरीय व्यवस्था में एक शब्द मैंने अलग काम में लिया है, वो है वित्तीय विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। वो क्या है? वित्तीय विकेंद्रीकरण। 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन में वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की गई है। अब देखो बिल्कुल इसी में आप आगे देख सकते हैं 1882 में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है, और इसी को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। तो ध्यान क्या रखना है आपको पॉइंट्स का। 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की है स्थानीय स्वशासन में, और यहाँ 1882 में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा है, ठीक है ना, जनक या पिता कहा है, और इसी को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा भी कहा गया है। आगे एक बात और समझना, एक अधिनियम है जो आप सबकी नजर में होगा, 1919 अधिनियम, ठीक है। 1919 अधिनियम, इस 1919 अधिनियम के अंदर क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन के इस नगरीय व्यवस्था को या नगरीय स्वशासन को अंतरिम विषय में जोड़ा गया, या आप ये कह सकते हो अंतरिम विषय में रखा गया। आपके यहाँ नगरीय व्यवस्था को या नगरीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन में नगरीय स्वशासन को कहाँ रखा गया था बच्चों? अंतरिम विषय में जोड़ा गया था। परंतु अगर मैं बात करती हूँ 1935 अधिनियम की, तो 1935 अधिनियम ने स्थानीय स्वशासन मतलब नगरीय स्वशासन को प्रांतीय विषयों में जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ किस विषय में जोड़ा गया है? प्रांतीय विषयों में जोड़ा गया था। कब? 1935 अधिनियम के द्वारा, या प्रांतीय विषयों में इसकी घोषणा की गई थी। 1919 में अंतरिम है और 1935 में क्या है बच्चों? प्रांतीय विषय है, ठीक है। 1935 में क्या है? प्रांतीय विषय। जैसे आपके यहाँ राज्य सूची, संघ सूची है ना, वैसे ही ये विषय हुआ करते थे, अंतरिम विषय, प्रांतीय विषय, ठीक है ना। तो इन्हें किन विषयों में जोड़ा था? प्रांतीय विषयों में, इसमें इन्होंने अंतरिम विषयों में जोड़ा था। अब ये तो बात हो गई स्थानीय स्वशासन में नगरीय व्यवस्था की, ठीक है, नगरीय स्वशासन का इतिहास की। यहां तक डाउट क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब जैसे आपने ये पढ़ा था कि राजीव गांधी जो है, उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था 65वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। राजीव गांधी सरकार ने नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने, ठीक है ना, संवैधानिक दर्जा देने का सबसे पहला प्रयास किया था 65वां संविधान संशोधन 1969 विधेयक के द्वारा, ठीक है। परंतु जैसा आप सबको पता है यह असफल रहा, पारित नहीं हो पाया था, ठीक है ना, असफल रहा, पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। अब बात यहां फिर समझना, ये तो पहली बात थी। अब आ जाते हैं आपके नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1992।
नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहली बात तो क्या की गई, संवैधानिक दर्जा देने में सफल रहा। ठीक है, पहली बात संवैधानिक दर्जा देने में सफल रहा। दूसरी बात बच्चों क्या है, भाग जोड़ा गया 9A, अनुच्छेद जोड़े गए 243P से 243ZG तक। ठीक है ना, वो मैंने लिखा नहीं, ध्यान रखना। 243P से लेकर 243ZG, ठीक है, ZG। आगे देखो, तीसरी बात, टोटल अनुच्छेद कितने जोड़े हैं, गिन सकते हो, मैंने लिख रखे हैं, वो गिन सकते हो। वो टोटल अनुच्छेद कितने हैं बच्चों, 18 है। ठीक है भाई, ये 65वां ध्यान रखना, 65वां संविधान संशोधन बिल था। ठीक है ना, बिल अलग होते हैं, वो रखे जाते हैं, परंतु पारित होने पर वो संविधान संशोधन बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो 18 अनुच्छेद जोड़े, टोटल अनुच्छेद कितने थे, P से लेकर ZG तक कितने हैं, 18। चौथी बात, 12वीं अनुसूची जोड़ी, 12वीं अनुसूची जोड़ी और 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े। 12वीं अनुसूची जोड़ी और 12वीं अनुसूची में 18 जो है वो क्या जोड़े गए, विषय जोड़े गए। बताओ क्या यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने ये जो समझाया है, इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं अच्छे से पैदा होती हैं। पहली बात, नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन, 74वां। इसके लिए भाग 9 के अनुच्छेद 243P से ZG तक 18 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। 12वीं अनुसूची के आधार पर 12वीं अनुसूची भी जोड़ी। ठीक है, 12वीं अनुसूची भी जोड़ी और 12वीं अनुसूची में 18 विषय भी जोड़े गए थे। यहां तक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर। अब अगर ये कंप्लीट है तो फिर अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेदों की। कौन सा अनुच्छेद क्या कहना चाह रहा है, ये तो हो गए इसके संविधान में जुड़ने की बात। अब हम अनुच्छेद शुरू करते हैं। अनुच्छेद 243 का P, ये कुछ नहीं कह रहा। अनुच्छेद 243 जो है P, ये मुख्यतः इतना कुछ विशेष नहीं कह रहा, बस ये नगर पालिकाओं की परिभाषा की बात करता है। नगर पालिकाओं की केवल और केवल किसकी बात करता है, परिभाषाओं की बात करता है, और कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, परिभाषाओं की बात करेगा। अगर हम इसी से आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 243 का Q, PQ, सही है, PQ। अब देखो गठन की, कि किस क्षेत्र में किस जगह कौन सी नगरीय स्वशासन को महत्व दिया जाएगा। अब देखना, जो संविधान में वर्णित है मैं केवल उन्हीं की व्याख्या कर रही हूं, ध्यान से सुनना। संविधान में गठन को लेकर कहा कि संक्रमणशील क्षेत्र। अब ये मत सोचना मैडम कि कोरोना वाला संक्रमण, क्या कोरोना को कोई संक्रमण नहीं है। ठीक है ना, कोरोना का कोई संक्रमण नहीं है। संक्रमणशील का मतलब होता है वो क्षेत्र जो ग्रामीण परिवेश से शहर में परिवर्तित हुए हैं। जो गांव था और गांव से किस में परिवर्तित हो गया, शहरों में परिवर्तित हो गया। ठीक है, संक्रमणशील क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरों की ओर हो गया, तो उसे हम कहेंगे नगर पंचायत। वहां क्या स्थापित की जाएगी, नगर पंचायत। ठीक है, फिर आती है आपकी नगर पालिका। तो साफ कहा, छोटे शहरों में नगर पालिका बनाई जाएगी। और एक आप पढ़ते हैं नगर निगम, तो यूं कह सकते हैं बड़े शहरों में क्या बनाई जाएगी, नगर निगम। बड़े शहरों में क्या बनाई जाएगी, नगर निगम। यहां तक पॉइंट क्लियर। मैं फिर कह रही हूं, फिर एक बार सुन लो। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग। देखो P में परिभाषा है, Q में क्या कहा, संक्रमणशील क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र जहां जो गांव से शहरों में परिवर्तित हुए, उसे कहेंगे नगर पंचायत। इसे हम कहेंगे नगर पालिका जो छोटे शहरों में बनती है, और नगर निगम में आप कह सकते हैं वो जो बड़े शहरों में बनती है। ठीक है, यह कंप्लीट। आगे समझो, अब आगे समझना। Q के बाद हम चर्चा कर लेते हैं R की। ठीक है,
क्यू के बाद आर की बात करते हैं, जो किसकी बात करता है बच्चों, संरचना की बात करता है। यहां संरचना के लिए क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि पंचायत के क्षेत्रों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा। पंचायत के जो क्षेत्र होंगे प्रादेशिक होंगे, वैसे ही नगर पालिका के शब्द यही काम में लिए, ध्यान रखना। नगर पालिका, जहां नगर निगम होंगे वहां व्यवस्थाएं वैसी स्थापित हो जाएंगी, नाम यही लूंगी मैं। तो नगर पालिका के जो चुनाव होंगे वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होंगे। अरे सिंपल सी बात समझ लो, टेंशन नहीं लेना, शब्दों पर इतना गौर नहीं करना है। चलो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब चुनावों के लिए वार्ड बनाए जाएंगे। चुनाव क्या होंगे, वार्ड के हिसाब से होंगे, ठीक है ना। चुनाव किसके हिसाब से होंगे, वार्ड के हिसाब से होंगे। इसके अलावा एक बात ध्यान और रखना, क्या पहले पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है कि राज्य की विधानमंडल निम्नलिखित व्यक्तियों को नगर पालिका का प्रतिनिधि चुन सकती है। कैसे, मतलब वार्डों में चुनाव होंगे, चुनावों से सदस्य चुने जाएंगे, पार्षद चुने जाएंगे। भाई वार्ड से क्या आएंगे, पार्षद आएंगे ना। शहर के लिए हम सदस्य शब्द कौन सा काम में लेते हैं, पार्षद। और अध्यक्ष होते हैं या तो सभापति या मेयर, महापौर, ठीक है। जैसे अध्यक्षों को, जैसे कि हम यूं कह सकते हैं अध्यक्षों को सरपंच कहते हैं गांव में, वैसे यहाँ अध्यक्ष जो है वो महापौर, मेयर, ठीक है ना, और सभापति होते हैं, ठीक है। वैसे ही सदस्य जो होंगे वो यहाँ क्या होंगे, जैसे कि हमने वहां पढ़ा था ना पंच, ठीक है ना, वहां हमने पढ़ा था पंच, यहाँ हमारा क्या है, पार्षद। यहाँ क्या है, पार्षद। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब वार्डों के हिसाब से चुनाव होंगे और वार्डों में कौन चुने जाएंगे, पार्षद चुने जाएंगे। अब इन्होंने ये कहा कि जो नगर पालिका है उन नगर पालिकाओं में इन पार्षदों के अलावा भी, इनके अलावा भी कोई और चुने जा सकते हैं। इनके अलावा और कौन चुने जा सकते हैं, ये बात ध्यान से सुनना। इनके अलावा ये तब चुने जाएंगे जब उस राज्य की विधानमंडल अनुमति देगी। अगर राज्य की विधानमंडल अनुमति नहीं देती तो नहीं होगा, ठीक है। और राज्य विधानमंडल किन्हें अनुमति दे सकती है, राज्य विधानमंडल किन किन को परमिशन दे सकती है, तो वो ध्यान से सुनना। पहला व्यक्ति तो आपका ये होगा नगरीय प्रशासन का ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। नगरीय प्रशासन का उसको क्या हो, या तो ज्ञान हो या अनुभव प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप उन्हें चुन सकते हो, एक तो हाँ दूसरे होंगे वार्ड के, और कौन हो सकते हैं, वार्ड के, और कौन होंगे, वार्ड के अध्यक्ष, और तीसरा कौन होगा, लोकसभा व विधानसभा। लोकसभा व विधानसभा के वो सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र में आते हो। अगर उस चुनाव के क्षेत्र में, मतलब उस चुनाव क्षेत्र में अगर कोई लोकसभा का सांसद है या विधानसभा का विधायक है तो उसको आप भेज सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, राज्यसभा व विधान परिषद के उन सदस्यों को आप भेज सकते हो जिनका मतदाता सूची में नाम हो, ठीक है ना। जिनका मतदाता सूची में क्या हो, नाम हो। दोनों चीजों में अंतर है। यहां तो मैंने ये कह दिया कि लोकसभा और विधानसभा के वो लोग जो उस क्षेत्र से निर्वाचित हुए, चुने गए हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है उनका मतदाता सूची में नाम हो, परंतु इसके लिए क्या कहा, राज्यसभा और विधान परिषद के वो सदस्य जो उस मतदाता सूची में आते हो, ठीक है, जो उस मतदाता सूची में आते हो। तो इस संरचना को एक बार फिर से देख लो। संरचना में क्या है, नगर पालिकाएं का चुनाव जो होगा वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होगा। वार्ड होंगे और वार्डों में क्या होंगे, पार्षद होंगे, ठीक है। वही एक बात समझना, राज्य की जो विधानमंडल है, राज्य की विधानमंडल
इन निम्नलिखित प्रतिनिधियों को भी चुन सकती है, निम्नलिखित प्रतिनिधियों को भी नगर पालिका में शामिल कर सकती है, नगर पालिका में शामिल किया जा सकता है। तो पहला, नगरीय प्रशासन का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भेज सकते हो, या फिर वार्डों के जो अध्यक्ष हैं उन्हें शामिल कर सकते हो, या फिर आप यूं कह सकते हो लोकसभा व विधानसभा के वो सदस्य जो उस क्षेत्र से निर्वाचित हुए हो, और राज्यसभा और विधान परिषद के वो सदस्य जिनका, ठीक है ना, जिनका उस मतदाता सूची में नाम लिखा गया हो। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट क्लियर। संरचना हो गई। अब संरचना के बाद करते हैं एस, वार्ड समिति। वार्ड समिति, तो वार्ड समिति में आपको सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है, वार्ड समिति, तो वार्ड समिति में एक ही बात ध्यान रख लेना, 3 लाख जनसंख्या पर, 3 लाख की जनसंख्या पर, चाहे 1 हो, 2 हो या 2 से अधिक हो, ठीक है ना। मान लो 3 लाख की जनसंख्या पर वार्ड आ गए, 5 आ गए, 3 आ गए, 8 आ गए, 10 आ गए, 11 आ गए, तो 3 लाख की जनसंख्या पर 2 या 2 से अधिक वार्डों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। बस इतना ध्यान रखना है। वार्ड समितियां कितनी जनसंख्या पर बनेगी बच्चों, मुझे बताओ, वार्ड समितियां कितनी जनसंख्या पर बनेगी, 3 लाख की जनसंख्या पर बनेगी। तो 3 लाख की जनसंख्या पर 2 या 2 से अधिक वार्ड को वार्ड समिति, वार्डों द्वारा वार्ड समिति बनाई जाती है। अब देखो, इस वार्ड समिति के कार्य, ठीक है, तथा अन्य उपबंध, ठीक है, वार्ड समिति के काम हो चाहे अन्य उपबंध हो, यह उस राज्य की विधान मंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना। क्या इनके जो कार्य है, इनके अगर कार्य है या इनके जो अन्य उपबंध है, ठीक है ना, इनके जो अन्य उपबंध है वो विधान मंडल के द्वारा तय किए जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। नहीं सतीश जी, एस में आरक्षण नहीं है, टी में आरक्षण है। ठीक है, आपने जहां भी देखा है वो गलत देखा है, ठीक है ना। एस में आरक्षण कैसे है, पी क्यू आर एस, टी में आरक्षण है, फिर यू में कार्यकाल है, टी में ही आरक्षण, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, टी में ही आरक्षण। मैं सही हूं? रियाज बानू जी, आप अपना करेक्शन कर ले, रियाज जी और एक बच्चा और गया था वो करेक्शन कर ले। टी में है आरक्षण, एस में वार्ड समितियां हैं। ठीक है, वार्ड समितियों के पॉइंट को मैं यहां तक क्लियर करती हूं। बिल्कुल प्रदीप जी, मुकेश जी, पॉइंट यहां तक क्लियर। आगे देखो, एस के बाद क्या आया, टी। टी को मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, टी मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, और वो हम किसकी बात कर रहे हैं, आरक्षण की। ठीक है ना, टी में किसकी बात करेंगे, आरक्षण की। हम आरक्षण को कल पढ़ चुके हैं, मैं हल्का सा ही बताऊंगी। यहाँ कल जैसी व्यवस्था पड़ी थी सेम टू सेम वैसी की वैसी ही है यहाँ भी। यहाँ क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा नगरीय स्वशासन में। और दूसरी बात, महिलाओं को कम से कम 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा, कम से कम। इससे ज्यादा अगर आप चाहें तो 50% दे सकते हैं, 70% दे सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना देना है। ठीक है, महिलाओं को कितना भी, कम से कम कितना हो चाहिए, 1/3। तीसरी बात क्या है, अगर आपकी सरकार को किसी भी अन्य पिछड़े, कोई भी अन्य पिछड़े वर्ग को, जैसे कि आप ओबीसी की बात करते हैं, किसी भी अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। और अन्य पिछड़े वर्ग को कितना आरक्षण दिया जाएगा, यह उस राज्य की विधान मंडल के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अन्य पिछड़े वर्गों को, ओबीसी हुआ ना,
उनको भी आप आरक्षण दे सकते हो, परंतु अन्य कोई भी प्रकार का आरक्षण जो है वो राज्य की विधान मंडल तय करेगी। देना है, नहीं देना, कितना देना है, वो सारी चीजें कौन तय करेगी? उस राज्य की विधान मंडल तय करेगी। यहां तक पॉइंट क्लियर? आरक्षण पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि हमने कल भी चर्चा की थी। अब आरक्षण के बाद जो अगला पहलू है वो क्या है? यू के साथ है कार्यकाल। कार्यकाल वही मैंने कल बताया था, प्रथम बैठक से, जिस दिन पहली बैठक होगी प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा। दूसरी बात, अगर नगरीय स्वशासन या नगर पालिका आपकी, अगर नगर पालिका बीच में ही भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाने आवश्यक होंगे। जैसे कि बिल्कुल ये नियम हर जगह ही है। अगर राष्ट्रपति भी पद से हट जाए तो अगर राष्ट्रपति भी पद से हट जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने। वैसे ही अगर नगर पालिका भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाने चाहिए, आवश्यक है। तीसरी बात यहाँ क्या है? अगर नगर पालिका बीच में ही भंग हो जाती है, अगर नगर पालिका बीच में ही भंग हो जाती है तो जो नई नगर पालिका है, ठीक है, जो नई नगर पालिका है उसका कार्यकाल शेष कार्यकाल होगा, ठीक है ना, वो शेष कार्यकाल को ही पूरा करेगी। जैसे कि मैंने कल बताया 3 साल बाद भंग हो गई तो जो नई आएगी वो 2 साल ही काम करेगी। ये ध्यान रखना, शेष कार्यकाल को ही पूरा किया जाएगा। परंतु अब एक बात ध्यान रखना, अगर चुनाव होने वाले थे परंतु चुनाव से 6 महीने पहले ही भंग हो गई, ध्यान क्या रखना है? अगर चुनाव होने ही वाले थे परंतु चुनाव होने से 6 महीने पहले ही भंग हो गई, उस परिस्थिति में आपको नई विधानसभा है वो आराम से गठित कर सकते हो और वो विधानसभा पूरे 5 वर्ष काम करेगी। वो विधानसभा पूरे 5 वर्ष काम करेगी। यहां अगर 6 महीने का ही गैप बाकी है ना तो फिर हमें टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में 1 महीने में गठित कर लो और अगली 5 महीने काम करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर 6 महीने, बस 6 ही महीने बचे हैं तो आप नई नगर पालिका ही गठित करेंगे। पॉइंट यहां तक क्लियर? चलो, मैंने कल आपको अविश्वास प्रस्ताव बताया था ना, तो मैं यहां उसको रिपीट नहीं करूंगी। जैसा अविश्वास प्रस्ताव मैंने आपको पंचायती राज में समझाया था सेम उसी प्रकार का, ठीक है, सेम उसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव वैसे ही रखा जाता है। 1/3 सदस्यों की अनुमति से, 3/4 सदस्यों की अनुमति से पारित होता है और पारित होने पर नगर पालिका भंग हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अविश्वास प्रस्ताव मैंने कल पंचायती राज में समझाया था, वैसा का वैसा ही यहां है, अलग कुछ भी नहीं है। पॉइंट यहां तक क्लियर? चलो, अगला जो है वो क्या है? यू हो गया। अच्छा, कार्यकाल के बाद क्या है? यू के बाद वी। यू के बाद अगर हम वी की बात करते हैं तो वी बात करता है योग्यता अयोग्यताओं की, ठीक है, योग्यता और अयोग्यताओं की। तो सिंपल सी बात है, योग्यता अयोग्यताओं में पहली योग्यता की विशेष के रूप में ध्यान क्या रखना है? 21 वर्ष का आयु होना चाहिए। दूसरी बात क्या कही? योग्यताएं जो है वो उस राज्य की विधान मंडल द्वारा तय की जाएंगी और अयोग्यताएं भी उस राज्य की विधान मंडल द्वारा तय की जाएंगी, ठीक है। कोई योग्यता का वर्णन नहीं है, केवल एक योग्यता लिखी है, वो है 21 वर्ष। बाकी राजस्थान जाने, राजस्थान को क्या योग्यता जोड़नी है? 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए। हालांकि शैक्षिक योग्यता अब नहीं है, ठीक है, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो नहीं हो, वो सारी राज्य के ऊपर छोड़ दी। अब राज्य अपनी मर्जी से तो जोड़ सकता है और राज्य अपनी मर्जी से हटा सकता है। वसुंधरा आई तो उसने पंचायत में आपके शैक्षिक योग्यताएं जोड़ दी थी, अब हुए तो आपके अशोक गहलोत ने शैक्षिक योग्यताएं हटा दी। तो ये राज्य के ऊपर निर्भर करना है कि उनको क्या योग्यता जोड़नी है, क्या नहीं जोड़नी है, ठीक है ना। आगे चलो, योग्यता क्लियर। अब योग्यताओं के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है शक्तियां, ठीक है। अगर W की बात करते हैं तो वो है शक्तियां, और शक्तियों विशेष में इतना ध्यान रखना कि नगरीय स्वशासन की जो शक्तियां हैं वो क्या होंगी? आर्थिक व सामाजिक, आर्थिक
व सामाजिक न्याय, आर्थिक व सामाजिक न्याय हेतु कार्यक्रम तैयार करे। मतलब आपके स्थानीय स्वशासन, जो नगरीय स्वशासन है, उसका जो है वो सबसे बड़ा काम क्या होगा, उस नगर में समाज में और आर्थिक न्याय की, उस नगर में आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की स्थापना करे। ठीक, दूसरा पॉइंट किसका रिप्लाई देना है तो इस क्लास में दे दो। झाबरमल जी क्या पूछ रहे हो, किसके नंबर चल रहे हैं? हाँ, दोनों, या योग्यता उसी में शामिल है। बिल्कुल विनोद जी। नरेंद्र जी, अब इस प्रश्न में बात यह रहती है कि पहली बात तो लिखा हुआ है 6 महीने, पर आपको यह पता होना चाहिए कि एक कंडीशन है कि अविश्वास प्रस्ताव, मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपके जो नगर पालिका जो भंग है, ठीक है, तो नगर पालिका को 7 महीने पूर्व भंग किया भी नहीं जाएगा। ठीक है, वो इन्होंने कंडीशन 6 महीने की डाल रखी है। सरपंच के ओजोन स्टडी जी, सरपंच के लिए भी आप ये कह सकते हो, परंतु संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि 6 महीने में चुनाव करवाया जाए। संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है। हाँ मोहित यादव जी, मैं पढ़ाते वक्त किसी की नहीं सुनती हूं। मैंने ओजोन स्टडी जी जवाब दे दिया आपके प्रश्न का। सरपंच का 6 महीने में हो जाना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, परंतु इसकी संविधान में कोई व्याख्या नहीं है। सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होगा, इसकी भी व्याख्या नहीं है। कल का टॉपिक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो टॉपिक को। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय है, 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय होंगे, उन 18 विषयों में से कितने विषयों पर उस राज्य की नगरीय स्वशासन कार्य करेगी या नहीं करेगी, यह तय कौन करता है? उस राज्य की विधानमंडल। मतलब ये तो एक सामान्य सी बात है, ये एक सामान्य सी बात है कि 18 विषय आपकी यहां जो नगरीय व्यवस्था है, ठीक है, आपके यहाँ की जो नगरीय व्यवस्था है, क्या उन नगरीय व्यवस्थाओं को सबको 18 विषय मिले हुए हैं क्या? ठीक है, क्या सबको 18 विषय सब पे काम करते हैं? पूरी 18 विषयों पर काम करती है क्या? ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। 18 विषय में से हो सकता है 10 विषयों पे काम करती हो, 5 विषयों पे काम करती हो सकता है पूरी 18 पे भी करती हो, पर 18 में से कितने विषयों पर कार्य करेगी, यह उस राज्य की विधान मंडल के द्वारा तय किया जाएगा। और आपके यहाँ शक्ति की बात करो तो आपकी नगर पालिका की शक्तियां हैं ये 18 विषय, या इन 18 विषयों में जो प्राप्त विषय है वो उसकी क्या कहलाएंगी? शक्तियां कहलाएंगी। पॉइंट क्लियर? आगे बात W के बाद देखो X, इनको यही समझ लो। अगर मैं W के बाद X की बात करते हैं तो X में है करारोपण, टैक्स की बात। टैक्स, कर लगाना, ठीक है, वसूलना, तो कर लगाना, करारोपण, ठीक है, करारोपण से संबंधित नगरीय स्वशासन, ठीक है, जो नगर पालिका है कितने प्रकार के टैक्स लगाएगी, ठीक है, करारोपण कर सकती है, कर ले सकती है, कितने प्रकार के लेगी और किस प्रकार से लेगी, यह निर्धारण उस राज्य की विधान मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे बात देखो वित्त आयोग। यहां मैंने आपको वहां आई में समझाया था, यहां वाई में लिखा हुआ है। वित्त आयोग की वही सेम व्यवस्थाएं हैं, बस ये वाई वाला जो वित्त आयोग है ये 74वें संविधान संशोधन से है, और जो मैंने आई वाला समझाया था वो 73वें संविधान संशोधन से है। ये वही राज्य वित्त आयोग होगा। अब ये नहीं है कि मैडम क्या राजस्थान के पंचायतों के लिए वित्त आयोग अलग बनेगा क्या, या फिर आपके नगरीय स्वशासन के लिए अलग बनेगा क्या, दोनों के लिए अलग अलग बनेगा क्या? तो ये बात दिमाग में रखना, दोनों के लिए अलग अलग नहीं बनेगा, दोनों का एक ही वित्त आयोग है। ठीक है, वही राज्यपाल 5 वर्ष के लिए गठित करेगा। आज तक अभी तक 5 गठित हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, राज्यपाल गठित करता है, सदस्य की कोई संख्या का वर्णन नहीं है। तो यह सिंपल सा जो राज्य वित्त आयोग जो मैंने पंचायत में समझाया था सेम यही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना।
अगली बात, लेखा परीक्षण। तो मैंने आपको बताया है कि अगर नगरीय स्वशासन कोई भी खर्चा करती है किसी भी काम को करने का, किसी भी कार्य को करने का कोई खर्चा करती है, तो उस खर्चे की ऑडिट कर सकती है राज्य की विधानमंडल कि भाई आपने कितना खर्चा किया, बताओ हमें सही है या नहीं है। अगली बात, चुनाव। ये वही चुनाव है निर्वाचन आयोग, ठीक है, वही निर्वाचन आयोग है जो हमने कल देखा था चुनाव आयोग। फिर बता रही हूं, जैसे वित्त आयोग अलग अलग नहीं होता वैसे ही निर्वाचन आयोग भी अलग अलग नहीं होता। निर्वाचन आयोग की जो विस्तृत व्याख्या है वो हमने कल पढ़ी थी। वही निर्वाचन आयोग यहाँ है, वही निर्वाचन आयोग आपके सरपंच, पंच, प्रधान, ठीक है ना, सॉरी, जो समिति के अन्य सदस्य हैं, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, उनके चुनाव करवाएगा। और वही राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो आपके पार्षदों के चुनाव करवाता है, ठीक है, पार्षदों के चुनाव करवाता है। ये लेखा परीक्षण हो गया, ये चुनाव हो गया। चुनाव के बाद आता है ZB। अगला पॉइंट क्या है? ZB। तो ZB मैंने आपको भी देखा था, कल हमने L डिस्कस किया था। ZB में साफ क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय स्वशासन को लागू किया जाए। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय स्वशासन को लागू किया जाए। और ध्यान से सुनना, जो काम राज्य में राज्यपाल करता है वो कौन करेगा? केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक करेगा। और जो काम राज्य की विधानमंडल करेगी, केंद्रों में वो काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। पर सभी केंद्रों में नगरीय स्वशासन की स्थापना की जाए। अगले पॉइंट यही है, ZC में लागू नहीं होना। मतलब क्या है यहाँ? सिंपल सी बात को समझना। सिंपल सी बात क्या है? लागू नहीं होने में पॉइंट क्या है? कुछ अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र हैं, कुछ जो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र हैं, वहां पंचायत को संसद अलग विधि बनाकर गठित करेगी। पॉइंट फिर से समझना, अनुसूचित जाति व जनजाति, जी में क्या लिखा है? सी में कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल जीन कुमार जी, ये रिट में भी है। स्थानीय स्वशासन जो है वो आपके रिट में भी है। टॉपिक स्थानीय स्वशासन लिखा हुआ है। अगर स्थानीय स्वशासन लिखा है तो उसमें पंचायत और नगर दोनों शामिल है, ठीक है। टैक्स कर है, इसमें समझाना क्या है? रोजगार मार्गदर्शन जी, ठीक है। तो लागू मतलब अनुसूचित जाति जो जनजातियां होंगी ना, SC ST, उन अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में पंचायत संसद अलग से विधि बनाकर गठित करेगी। मतलब इन विधियों के द्वारा गठन नहीं, पंचायत नहीं, सॉरी, नगर निगम, ठीक है, ध्यान रखना। जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो नगर निगम है, उन क्षेत्रों में जो नगर निगम है या नगर पालिका है, उन क्षेत्रों में जो नगर पालिका स्थापित की जाएगी, वो नगर पालिका, उन नगर पालिकाओं का निर्धारण, नियम, कायदे, कानून संसद द्वारा तय किए जाएंगे। वो नगर पालिका अनुसूचित क्षेत्रों में उन अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका संसद गठित करेगी। आगे देखो, अब बात आती है जिला समिति की। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। जिला समिति या जिला योजना समिति क्या है? Z, क्योंकि अगर कोई बच्चा RS दे रहा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा RS दे रहा है तो उसने, जहां तक मुझे पता है, जिला योजना समिति से प्रश्न देखा होगा, ठीक है ना। देखो इसका उल्लेख कहां मिलेगा? ZG में। अब देखो जिला योजना, इसे अगर शॉर्ट में कहेंगे, इसे अगर हम शॉर्ट में कहेंगे, अगर हम इसे शॉर्ट में कहेंगे तो ये क्या होगी? योजना समिति, जिला योजना समिति। शॉर्ट में कहेंगे इसे DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज। जिला योजना समिति क्या होती है, इनको थोड़ा समझ लो। पटवार के बच्चे हैं या रिट का बच्चा है या RS का जो कोई स्टूडेंट है ना, यहां से पिछली बार RS में क्वेश्चन आया था, इस बार रिट वाले बच्चे तैयार रहो, हो सकता है पूछ ले। तो इसमें सिंपल सा क्या ध्यान रखना है? जिला स्तर पर पहली बात, जिला योजना समिति जो है वो अन्य किसी नगर या नगर पालिका वहां नहीं, कहां स्थापित होगी? जिला स्तर पे। पंचायत स्तर की बात नहीं कर रही हूं, जिला स्तर पे योजना संबंधी, कह सकते हैं विकास संबंधी योजनाएं बनाने हेतु DPC की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। हर जिले में होता है,
ठीक है, डीपीसी की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी? उस जिले के विकास के लिए डीपीसी, उस जिले के विकास के लिए जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। पॉइंट यहां तक क्लियर। अब देखो, अगर हम बात करें तो जिला समिति के निर्वाचन, कार्यकाल, अन्य कार्य, इन सभी का निर्धारण उस राज्य की विधान मंडल द्वारा किया जाएगा। अगली बात समझना, क्या कहा? जिला परिषद में, जिला योजना समिति में, जिला योजना समिति में कितने सदस्य होंगे, इसको लेकर हमारे संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। बात समझना, जिला योजना समिति डीपीसी जिले स्तर की योजनाओं, जिले स्तर का जो विकास का काम करती है वो कौन करती है? डीपीसी करती है। डीपीसी का निर्वाचन, कार्यकाल, इसमें कार्य, इन सभी का निर्धारण उस राज्य की विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। और हम बात करें सदस्य की, तो सदस्य कितने होंगे इसकी व्याख्या नहीं है, पर नोट लगाकर एक बात दिमाग में डालना। क्या डालनी है? 4/5, 4/5 जो इसके सदस्य होंगे, 4/5 सदस्य नगर पालिकाओं के सदस्यों, नगर पालिकाओं के सदस्यों प्लस पंचायतों के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। ध्यान क्या रखना है इस बात को? टोटल होंगे, मान लो टोटल 5 है, टोटल 5 है तो 5 में से 4, अगर 10 है तो 10 में से 8, ठीक है। 4/5 सदस्य, 4/5 सदस्य जो होंगे वो नगर पालिकाओं के सदस्य और पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। अब कहोगे मैडम 1/5 का क्या करेंगे? तो 1/5 जो है वो कौन होंगे, इसका निर्धारण उस राज्य की विधान मंडल द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात, यहां तक पॉइंट क्लियर? डीपीसी क्लियर हुआ। अब अगर मैं राजस्थान की बात करती हूं तो मुझे बताओ राजस्थान में डीपीसी कितनी है? जवाब दो, राजस्थान में डीपीसी कितनी है? राजस्थान में, अरे इसमें इतना सोचना क्या है, जितने जिले उतनी डीपीसी, मतलब उतने ही जिला योजना समिति कितनी है? 33 डीपीसी है। इन 33 डीपीसी में सदस्य कितने हैं? तो 33 मतलब प्रत्येक डीपीसी में सदस्य कितने? मैं ये राजस्थान की बात कर रही हूं, राजस्थान वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा सा ध्यान दे लो। 32 है, 33 है, सॉरी, ठीक है ना, 32 नहीं 33 है। जितने जिले उस हिसाब से बनेगी, हर जिले में एक ही होगी। और सदस्य कितने हैं? 25 है। अब देखो 25 में से 20 तो देखा जाए, 25 में से जो 20 होंगे वो तो नगर पालिका और पंचायतों के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। जो 20 होंगे वो नगर पालिका और पंचायतों के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। बात आती मैडम बाकी 5, बाकी 5 ध्यान से सुनो। बाकी 5 में एक तो होगा जिलाधिकारी, ठीक है, एक होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक होगा अतिरिक्त सीईओ, एक कौन होगा? अतिरिक्त सीईओ। और चौथे और पांचवें में से सांसद, कोई भी सांसद हो सकता है और कोई भी विधायक हो सकता है, कोई भी सांसद हो सकता है और कोई भी विधायक हो सकता है। तो इस पॉइंट को, जिला योजना समिति को एक बार मेरे से एक बार और सुन लो। क्या है जिला योजना समिति? इसको हम कहते हैं डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक कमिटी, ठीक है। यह जिले स्तर पे बनती है। जिले स्तर पर या जिलों के अंदर योजना विकास के काम जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? डीपीसी के द्वारा किए जाते हैं। तो जिला स्तर पे कोई योजना बनानी हो, जिला स्तर पर अगर कोई विकास का कार्य करना हो तो कौन करेगी? जिला योजना समिति। इस योजना के निर्वाचन, कार्यकाल, कार्य राज्य की विधानमंडल द्वारा तय किए जाएंगे। सदस्यों की कोई व्याख्या नहीं है, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, ठीक है। हर राज्य अपने हिसाब से बना लेगा, राज्य अपने हिसाब से बना लेगा कितने चाहिए, ठीक है। 4/5 पर एक बात लिखी हुई है कि 4/5 जो सदस्य होंगे, 4/5 सदस्य होंगे, 4/5 सदस्य नगर पालिका और पंचायत सदस्यों के द्वारा, नगर पालिका के सदस्य और पंचायत सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। इतनी बात लिखी हुई है जिला के लिए। मैं राजस्थान पे आती हूं, ठीक है। राजस्थान में टोटल डीपीसी है
33, 25 सदस्य हैं, 25 सदस्य होंगे, 20 तो चुने जाएंगे, मैंने अभी बताए थे कौन चुनेगा, चुने जाएंगे, और एक होगा जिलाधिकारी, एक होगा आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, एक होगा अतिरिक्त सीईओ, और बाकी 2 होंगे सांसद विधायक में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। सांसद और विधायक में से कितने हो सकते हैं, बाकी यूपी बिहार वाले बच्चों को देखना पड़ेगा, ये डाटा मिल जाएगा। बाकी यूपी में ये संख्या तो मिल ही जाएगी, जितने जिले होंगे उतना यूपी में डीपीएससी है, डीपीसी होगा, और सदस्य देख लेना आप, सदस्य देख लेना, ठीक है। ये जिला समिति आपकी कंप्लीट है। जिला समिति के बाद एक पॉइंट और आ गया, ZE महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति, ठीक है। तो महानगर जो योजना समिति है, इस महानगर योजना समिति में तुम्हें केवल इतना पता होना चाहिए कि यह महानगरों में स्थापित होगी। क्या ध्यान रखना है, महानगरों में स्थापित होगी, ठीक है। और महानगरों में कोई भी योजना संबंधी कार्य है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, महानगर योजना समिति के द्वारा किया जाएगा। हो सकता है इस बार इससे प्रश्न आ जाए, ठीक है। इस समिति के भी कार्यकाल, निर्वाचन वगैरह सारे सब कुछ उस राज्य की विधानमंडल के द्वारा तय किए जाएंगे। और उस राज्य की विधानमंडल ने एक बात कह दी, जो नोट डाल के, सॉरी, संविधान में एक बात लिखी हुई है, वो ध्यान रखना। इसके अंदर 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा तथा पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा चुने जाएंगे। प्लस 1/3 उस राज्य की विधानमंडल तय करेगी कि कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर। महानगर योजना समिति महानगरों में स्थापित होती है, महानगरों में कोई भी योजना बनती है तो इसी के नियंत्रण में बनेगी, ठीक है। अब महानगर राजस्थान में तो आप डालोगे नहीं, ठीक है। अब जहां महानगर है वहां पॉइंट अलग है। राजस्थान विशेष में केवल इसका अनुच्छेद पता होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है। महानगरों में स्थापित होती है, इसके लिए नियम, कायदे, कानून उस राज्य की विधानमंडल बनाती है। इसमें लिखा है कि 2/3 जितने भी सदस्य होंगे, सदस्यों की कोई व्याख्या नहीं है, 2/3 में से नगर पालिकाओं के सदस्य चुनेंगे और पंचायती अध्यक्ष चुनेंगे, ठीक है। और पंचायत के नहीं क्या कह रहे हैं, ये ध्यान रखना, यहां पंचायतों के अध्यक्ष है। ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। पंचायतों का अध्यक्ष, यहां पंचायतों के सदस्य नहीं है, पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे ना वही भाग लेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। इनके द्वारा चुने गए व्यक्ति होंगे और ये 1/3 उस राज्य की विधानमंडल के द्वारा तय किए जाएंगे, ठीक है। ये आपका ZE कंप्लीट। ZF में केवल इतना समझना है कि ZF में साफ लिखा था कि इनके आधार पर, मतलब इस आधार पर नगरीय स्वशासन को स्थापित किया जाए, ठीक है। ये जो सारे नियम है, इस आधार पर नगरीय स्वशासन को स्थापित किया जाए। सभी राज्य साल भर के अंदर स्थापित कर लेंगे, ठीक है। सभी राज्य साल भर के अंदर स्थापित करने चाहिए, अनिवार्य होगा, ठीक है ना। अब अगर कोई किसी ने ये कहा कि मैडम हमारे यहाँ तो पहले से ही थी, मान लो कि ये कहे मैडम हमारे यहाँ राजस्थान में तो पहले ही थे। अगर राजस्थान में पहले से नगरीय स्वशासन चल रहा है तो आप उसका कार्यकाल पूरा होने दें, और पूरा होने के बाद जो नई होगी, ठीक है ना। हाँ, जयपुर महानगर है, ठीक है। आगे समझो, मेरे पॉइंट को समझ लो, पॉइंट को लीक से मत हटाया करो, ठीक है। महानगर सॉरी विद्यमान, हाँ, साल भर के अंदर आप स्थापित करो, साल भर के अंदर आप स्थापित कर लो। और साल भर के अंदर स्थापित करने के बाद में, साल भर के अंदर स्थापित करने के बाद में आप
इसी के अनुसार कार्य करें। परंतु कहा कि अगर पहले से स्थापित है, अगर पहले से स्थापित है तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाने दो, और उनका कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद आप इस आधार पर गठित कर सकते हैं। चौथी बात आपके जी जो है वो क्या है, वो है न्यायालय हस्तक्षेप, मतलब आपके नगरीय स्वशासन में जो है वो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। नगरीय स्वशासन की जो निर्वाचन है था, सॉरी, नगरीय स्वशासन का जो निर्वाचन है, उस निर्वाचन में, ठीक है, उस निर्वाचन में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, उस निर्वाचन में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव में जो आपके जो राज्य स्तर के जो चुनाव होंगे, राज्य जो निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाएगी ना, उन चुनावों में न्यायपालिका जो है वो हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, यहां तक हमारा स्थानीय स्वशासन कंप्लीट होता है। ये ध्यान रखना, जो नगर परिषद होती है, ठीक है, जो नगर परिषद है, जो नगर परिषद है, नगर परिषदों में आप सभापति कह सकते हैं, अध्यक्ष को, सदस्य पार्षद होते ही हैं। नगर पालिकाओं में आप उन्हें बिल्कुल कई जगह सभापति भी कहा जाता है, कई जगह चेयरमैन भी कह सकते हैं, और सदस्य जो होंगे वो पार्षद होंगे। नगर निगम में जरूर आप मेयर शब्द का काम करते हो, अध्यक्ष को मेयर शब्द कहते हैं, और सदस्यों को हम क्या कहेंगे, सदस्यों को हम क्या कहेंगे, पार्षद ही कहेंगे। ठीक है, एक बात और मैं आपको दिमाग में डाल देना चाहती हूं, इस नगरीय स्वशासन जो है, इस नगरीय स्वशासन में शहरी स्वशासन, शहरी शासन, शहर के शासन के कुछ प्रकार हैं। मतलब क्या है, कुछ प्रकार है, हो सकता है आपने मुझसे पढ़ लिया हो, ठीक है, 2 मिनट और रुक जाओ, बस इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे फिर कंप्लीट है। आपने कहीं शब्द देख लिया हो और फिर गायब हो जाए कि भाई हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं मैडम ने, तो शहर में शासन करने के लिए, मतलब नगरीय स्वशासन के कुछ प्रकार भी हैं, बस उनके नाम देख लो, ज्यादा विशेष पे नहीं जाना है, केवल नाम देख लो। और नाम में क्या है, नगर निगम, ये सब आपको पता है, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र, क्या कह सकते हो आप, अधिसूचित क्षेत्र, नगरीय समिति, नगरीय समिति, छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड। जैसे कि देखो, कुछ जगह जो है वो नगर निगम है, कुछ में नगर पालिका है, ठीक है, कुछ में अधिसूचित क्षेत्र होंगे, ठीक है ना। वहां आप देखोगे जैसे पश्चिम बंगाल में है अधिसूचित क्षेत्र, ठीक है ना, वहां आप भाई राजस्थान में क्या मिलेगा, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ये मिलते हैं। वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में देखो तो वहां नगर निगम, नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है। तो और कहीं जैसे जहां छावनी विशेष है तो वहां आपको छावनी बोर्ड मिलेगा, वहां नगर निगम, नगर परिषद वगैरह नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद देखो टाउनशिप, बंदरगाह, टाउनशिप ये भी इसी में आता है। पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट इंग्लिश में लिख देते तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। बस ये आपको कुछ विशेष प्रकार देखने मिलेंगे, किसके मिलेंगे, शहरी शासन के। कहीं आपको, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कहीं आपको नगर निगम, कहीं नगर पालिका, तो कहीं अधिसूचित क्षेत्र, तो कहीं नगरीय समिति, कहीं छावनी बोर्ड, तो कहीं टाउनशिप, तो कहीं पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है ना, कहीं पोर्ट ट्रस्ट, ये आपको मिलते हैं, ठीक है। ये शहरों के प्रकार है, जिस प्रकार की शहरी व्यवस्था होती है, जिस प्रकार की व्यवस्था है शहर की, जैसी व्यवस्था है, जैसे कि मुंबई वगैरह में देखा जाए, मुंबई है, ठीक है, तो वहां आपको क्या मिलता है, पोर्ट ट्रस्ट, ये भी मिलेगा, क्योंकि वहां पोर्ट जो है बंदरगाह है, विशेष है, ठीक है, बंदरगाह पोर्ट है आपका, बंदरगाह है, ठीक है। इसके विशेष भी आपको पॉइंट्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके शहरों के कुछ प्रकार है। मुझे जहां तक लगता है अगर कोई आईएएस दे रहा हो तो भले प्रकारों पर विवेचना होनी चाहिए, बाकी आप किसी भी लेवल के एग्जाम दे सकते हो। उस एग्जाम में ये ध्यान रखना, जैसे कि राजस्थान में ये नहीं मिलते हैं, राजस्थान में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद मिलेगा, ठीक है ना।
हाँ बिल्कुल, नगर पालिका। पर आपके यहाँ जैसे यूपी है, बिहार है, तो अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा देख रहा है तो देख लेना एक बार कि आपके यहाँ कौन सा है। जैसे अगर कोई महाराष्ट्र साइड का बच्चा है तो उसके पास पोर्ट ट्रस्ट मिलेगा, बिहार साइड का तो उसको अधिसूचित क्षेत्र मिलेगा, ठीक है ना। कृष्ण धाबाई जी, ये प्रकार है, केवल इतने प्रकार के हो सकते हैं, वरना इन सभी को तो एक ही नाम से पुकारा गया, नगर पालिका। इन सबको एक ही नाम से पुकारा गया, वो क्या है, नगर पालिका, ठीक है ना। एल शास्त्री जी, आपको कुछ नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और कुछ जो नोट्स हैं, जो आपके कह सकते हैं जो मेरे नोट्स है कुछ एक, वो आपको मेरे ही ऐप में मिलेंगे, ठीक है, जो श्रीराम एड्यू से आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं वहां से। पॉलिटिकल का स्थान, नगरीय स्वशासन जो है वो चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है,